उसको हम बोलते हैं, कोई बताएगा क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। और वैसे ये जनरली वैसा कुछ है नहीं। जैसे नॉर्मेलिटी तुम पढ़े हो, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी दोनों सेम है। जैसे आप नॉर्मेलिटी बोल रहा हूँ, अब मुझे शुरू से बोलना पड़ेगा, शुरू से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी, फिर पढ़ा मोलैलिटी, फिर पढ़ा नॉर्मेलिटी, फिर पढ़ा मोल फ्रैक्शन, वेट अपॉन वेट परसेंटेज, वेट अपॉन वैल्यूम परसेंटेज, वैल्यूम अपॉन वैल्यूम परसेंटेज, ये सब हो गया। अब एक टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे फॉर्मेलिटी। तो अब ये फॉर्मेलिटी क्या होता है जरा हम देख लेते हैं भाई। आप नॉर्मेलिटी हटाओ, मोलैरिटी पढ़े हो? मोलैरिटी, मोलैरिटी पढ़ा है ना? जरा बताना मोलैरिटी का फॉर्मूला। यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, अपॉन नीचे क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी हम कह देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो थोड़ा सा इसे मैं और एक्सपेंड करता हूं। नंबर ऑफ मोल को हम कैसे लिखते हैं? W अपॉन M। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं W अपॉन M अपॉन वॉल्यूम इन लीटर? ठीक है, तो अब जरा ये बताओ ये M क्या है? W तो वेट ऑफ सॉल्यूट है, और M क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे M है मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल का मास होता है, किसी कंपाउंड का मास होता है, ऐसा होता है। तो मोलर मास का ही सब गेम है यहाँ पे। ठीक है, लाइक अगर कोई हम मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं CH4, तो CH4 का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो CH4 का मोलर मास कितना आएगा? इसका हो जाएगा 12 प्लस 4, कितना आ जाएगा? 16। आप कहोगे ना 16 ग्राम पर मोल आया, बोलोगे। तो अब ये जो CH4 है, क्या ये आयोनाइज हो सकता है? CH4 आयोनाइज हो सकता है? नहीं हो सकता है। आयोनाइज कौन हो सकता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हुआ हो, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शेयरिंग हुई हो। तो ये आयोनाइज हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब क्योंकि ये आयोनाइज नहीं हो सकता है, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो आयोनाइज नहीं है, क्रिस्टल लैटिस आयोनाइज नहीं है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं मोलर मास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? इसका मॉलिक्यूलर मास। क्या यूज कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम नॉर्मल बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास यूज कर रहे हैं। तो किसी मॉलिक्यूल के लिए यूज करोगे तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब बट यहाँ पे फॉर्मेलिटी किसके लिए होती है? ये होता है फॉर आयनिक कंपाउंड। किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड का ऐसा क्या बात है भाई? क्योंकि आपको पता होगा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल के बने हुए नहीं होते। अगर एटम होगा तब भी आप मोलर मास लगा दोगे चलेगा, मॉलिक्यूल होगा तब भी मोलर मास लगा दोगे चलेगा। बट अगर कोई ऐसा आपके पास कंपाउंड है जो एटम और मॉलिक्यूल का नहीं बना है, तब क्या हमें ये टर्म यूज करना चाहिए? नहीं, नहीं यूज करना चाहिए। तो होता क्या है, जो अपने पास आयनिक होते हैं, ये मैं सारे हटा देता हूं, जो अपने पास आयनिक होते हैं, तो आयन के अंदर लाइक NaCl की अगर हम बात करते हैं तो NaCl किसका बना है? Na पॉजिटिव Cl माइनस का। होता क्या है, NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जहां पे सोडियम और क्लोरीन आयन जो है एक जाल की तरह जुड़े हुए होते हैं। अभी मैं दिखा भी दे रहा हूं क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर एटम मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है? आयंस हैं। ठीक है, आयंस हैं। तो इस आयन का क्या हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल का बना ही नहीं है। इसके अंदर कौन है? आयन है। क्लियर? क्या इसका हम एटॉमिक मास बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि एटम है ही नहीं। किसका बना है? आयन का बना है। तो आयन के मास को हमें आयनिक मास कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बट आयनिक मास की जगह पे हम यूज करते हैं फॉर्मल मास, या फिर सिंपल बोलोगे फॉर्मूला मास। क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास माइंड में रखना, फॉर्मूला मास कुछ नहीं है। वहां पे जिसको आप मोलर मास बोल रहे हो, मोलिकुलर मास बोल रहे हो, यहां पर उसको क्या बोलोगे? फॉर्मूला मास। कैसे निकालेंगे जरा देखना। NaCl की अगर आप बात करोगे तो फॉर्मूला मास जैसे मोलर मास निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं, बट बोलते क्या है? फॉर्मूला मास। माइंड में रखना, मेथड निकालने का भी सेम, सब कुछ सेम, बट उसको रखने का जो मतलब है वो अलग हो जाएगा। मतलब बोलेंगे क्या? फॉर्मल मास। जैसे इसका निकालोगे तो कितना होगा जरा बताना। 23 प्लस 35.5 कितना आएगा? तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? इसका
यूज किया ना, हमने वहां पे उसके मोलर मास का यूज किया, बट यहाँ पे इसे मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं, आयन का बना है। सब कुछ काम वही करना, बस ये जो निकला इसको क्या बोल देना, फॉर्मूला मास। क्या बोल दोगे? काम खत्म हो गया। मोलैरिटी का और फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सेम है। इसका भी जो फॉर्मूला होगा फॉर्मेलिटी का वो यही होगा। जरा देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो समझे, मोलैरिटी का भी क्या फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का भी तो यही होता है, बट यहाँ पे n थोड़ा सा चेंज है कि नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, n इक्वल W अपॉन m नहीं रखेंगे, W अपॉन f रख देंगे। f यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास हो जाएगा। माइंड में रखोगे, मैं एक सिंबल बस दे रहा हूँ, सपोज करो हम इसे f से अगर रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं तो एक सिंबल बस मैं आपको दे रहा हूँ, तो W अपन क्या रख दोगे, f, लेकिन बाकी सब काम क्या रहेगा, वही रहेगा। हो जाएगा। एक सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड द फॉर्मेलिटी, find the formality of a solution in which 58.5 gram sodium chloride dissolve in 1 liter of water। लगा पाओगे? आ गया डायरेक्ट वन। अब जैसे अगर थोड़ा कैलकुलेशन भी करना तो आप कहोगे फॉर्मेलिटी इक्वल क्या होगा, फॉर्मेलिटी इक्वल फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वेट को कहोगे तो वेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन फॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मल का मतलब फॉर्मूला मास, इक्वल वेट, वेट कितना दिया है 58.5, फॉर्मूला मास हमने कितना निकाला 58.5, नीचे आ गया 1, ये पूरा कैंसिल कितना हो गया 1। तो अब यहाँ पे 1 मोलर नहीं बोलेंगे, 1 फॉर्मल बोलेंगे। जैसे मोलैरिटी के लिए कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन, 2 मोलर सोल्यूशन ऐसे बोलते हैं ना, तो 1 फॉर्मल बोल देंगे, काम खत्म। मतलब मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस बात का है, फॉर्मूला मास का, काम खत्म। यही होता है फॉर्मेलिटी। लिखना है क्या कुछ इसमें? हाँ हाँ, बट आयन के लिए जब भी हम यूज करेंगे तो बस शब्द तुम्हें यूज करना है, वर्ड जो है वो तुम्हें फॉर्मेलिटी यूज करना है। पता चल रहा है कहीं एग्जाम में दे दिया मोलैरिटी की जगह पे फॉर्मेलिटी, तुम छोड़ दोगे, ये तो पढ़े ही नहीं है, तो वही सब कुछ तो वैसे ही करना है, बट ये आयनिक कंपाउंड के लिए होगा, ये माइंड में रखना, बाकी हो जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहली बात तो ये, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसका मतलब ये हो गया, जो केमिकल आपस में कंबाइन होते हैं वो किस लॉ के थ्रू कंबाइन होते हैं, इससे रिलेटेड कई सारे लॉ दिए गए हैं। लगभग यहाँ पे 5 लॉ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो पहला लॉ है उसको हम, पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड, या फिर जानबूझ के मेरा गलती करवा रहे थे, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आपको मिलेगा जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिफिनिट, या फिर इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, जो थर्ड लॉ आएगा इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बोल रहा हूं रेसिप्रोकल, लिख क्या दिया, मल्टीपल, तो भाई मल्टीपल लिख दिया तो मल्टीपल ही सही। एंड फोर्थ जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और जो फिफ्थ लाएगा इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम्स, और इसको वैल्यू से एक लॉ भी बोलता है। तो ये 5 लॉ हैं जो आपको देखने हैं। पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है, और क्या है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम्स है। तो ये जो भी लॉ मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सब के बारे में स्टडी करना है, बहुत जरूरी भी है, इससे न्यूमेरिकल उठाएगा। तो चलो पहले, सबसे पहले आते हैं, पहला पहला हमने क्या लिखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा हूं, इसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम था लेवोजियर। ले 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 स्पेलिंग हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो,
यही है, सही तो लिखा था फिर, क्या बात, यानी कि मुझे ये भी आता है। तो लेवासियर ने सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में जो फिजिकल और केमिकल चेंज होता है उसके थ्रू कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो तो मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। नॉर्मल कहूं तो इन द केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, बराबर होगा। यही कहता है लॉ ऑफ रेशियो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट, काम खत्म। अब इसको कई अलग अलग वे में भी डिफाइन किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे देखो जो मास सॉरी एनर्जी मैंने बोल दिया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। आज लगता है मुझे कुछ हुआ है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों का जो मास होगा वो क्या होगा, इक्वल। दो तरीके मैं दोनों फिर से बोल देता हूँ। पहला ये, पहला मैं क्या बोल रहा हूँ, द यहाँ पे जो हमने लिखा था इन एनी केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों सेम होंगे। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट ये जो लॉ है इसमें थोड़ा सा खराबी ये है कि ये लॉ सब पे फॉलो नहीं होता। मतलब ये जनरल जो केमिकल रिएक्शन है उस पर तो फॉलो होगा, लेकिन लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन पे ये फॉलो नहीं होता। रीजन क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉलो नहीं होने का, आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आइंस्टीन का ये इक्वेशन याद है, ये क्या कहता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मास से अगर एनर्जी बना सकते हैं ये रूल गलत नहीं हो जा रहा है। ये रूल ये कह रहा है कि मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और यहाँ पे मास को डिस्ट्रॉय करके क्या बना दे रहे हैं, एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए अच्छे से काम नहीं करता, न्यूक्लियर रिएक्शन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ लेकिन जनरल हम अप्लाई करके इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू, क्या कह रहा है, इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू हाउ मच सोडियम क्लोराइड will react with 34 gram of silver nitrate produce 17 gram of sodium nitrate and 28.70 gram of silver chloride। समझना पूरा कॉन्सेप्ट किस बात पे टिकेगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ, क्या बात हो जाएगा। तो किसका किससे रिएक्शन करा रहा है, हाउ मच सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कह रहा है रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इसका मास कितना हम पता है, NaCl का दिया है, क्या मान लेंगे, इसका दिया कितना, क्लियर, इक्वल। तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट बना, कितना ग्राम बना भाई, 17 ग्राम ना, और क्या बना, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl बना, कितना बना, 28.70 ग्राम बना। तो अब किसका वैल्यू पूछा है, एक्स का, कैसे निकालोगे, अब भाई सिंपल कह दे रहे हैं कि दोनों का जो एडिशन होगा बराबर होना चाहिए। तो अगर ये सही है तो अगर हम करेंगे x प्लस 34 इक्वल हो जाएगा 70 प्लस 28.70, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आएगी 17 प्लस 28.70 एंड माइनस कर देंगे किसका, 34 का। कौन सा सही है, ये वाला, तुम लोगों ने कैलकुलेट तो ठीक से किया है ना, गलती नहीं होना चाहिए, पक्का मार दो, मतलब मैं पीटने की नहीं बात कर रहा हूँ, ट्रू की कर रहा हूँ। तो ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या कह रहा है, अनदर नेम फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रुको मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, चलो आपसे कह रहा है अनदर नेम फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मास रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इनडस्ट्रक्टिबिलिटी, इनडस्ट्रक्टिबिलिटी ये होगा। पहली बात कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा, अरे रुको सबर करो, अनदर नेम फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो पहले क्या कह रहा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अरे भाई अनदर नेम पूछा है ना, ये नहीं पूछ रहा है किसके अंदर आता है, गलत हो गया। लॉ ऑफ मास एक्शन,
कोई मास का तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए? अच्छा हाँ, ये देख के बोल दिया। नहीं, हाँ, ये लॉन्डॉल्ट कौन है? जॉन डॉल्टन होंगे। हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, हटाओ उसको, बाद में दिखाना। हाँ, लैंडोल्ट पढ़ने भी नहीं आते हैं। Lavoisier put forth the conservation of mass and it was confirmed by Landolt according to this law। देखते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन जरा तुम लोग लगाना, ये वाला 4 नंबर कर पाओगे? इसी पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। ट्राई करो 4 नंबर, 4 वाला नहीं हो पाएगा, एक बार ट्राई करो। पढ़ भी नहीं पा रहा है।